के इस राष्ट्रीय सेमिनार में जो दूसरा सत्र है, सभी साथियों का पुनः दूसरे सत्र में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन दावा, प्रबुद्ध फाउंडेशन, देवपति मेमोरियल ट्रस्ट और बाबा साहेब शादी.com के संयुक्त तत्वाधान में वर्तमान परिदृश्य में हिंदू कोड बिल, जाति और पितृसत्ता विषय जो राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है, हिंदुस्तानी अकेडमी के इस संगोष्ठी हाल में पुनः बहुजन समाज के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आज राज्यों के कोने कोने से या अलग विश्वविद्यालयों से जो शोधार्थी आए हैं, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर डॉक्टर बीपी अशोक किसी नाम के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर साथ ही साथ अपने कार्यशैली जो वर्तमान में पुलिस ट्रेनिंग निदेशालय लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी के पद पर सरकाररत है। सब जहां भी रहे हैं, निश्चित है बहुजन समाज का कैसे हित हो सकता है। सदैव जो नीडी पर्सन है, जरूरतमंद लोगों की सदैव मदद करते हुए चले आ रहे हैं। तो हमारे बीच है सबसे पहले हमारे बीच वही एसपी क्राइम सतीश साहब और अपर पुलिस महानिदेशक जो प्रयागराज आधा घंटे के दरमियान दोनों हमारे जो प्रमुख साथी हैं वो आएंगे यहाँ पे। मंच पर सुधा जी आप निकल जाएंगे, निकल जाएंगे 5 बजे निकलेंगे। मोहिनी जी से आग्रह है कि आप जो है कि मंच पे कल की ट्रेन आपकी है, आइए मंच पे। हरप्रीत जी, तीन कुर्सियां दो चेयर के लिए और 10 बैठने के लिए। अनीता जी और जो है वो दो लोग और आएंगे। तो सर से सबसे पहले आग्रह है कि हमारे मंच पर जो है तथागत बुद्ध और साथ ही साथ ज्ञान के प्रतीक राष्ट्रनायक पुरुष बाबा साहब का चित्र पुष्प अर्पित कर श्रद्धा स्मरण करें। डॉक्टर बीपी अशोक सर। राष्ट्रीय सेमिनार है। देखा जाए कि जो सोशल मीडिया का जमाना है, वैसे न सर को हमने इन्विटेशन कार्ड दिया, नहीं माइक किया, लेकिन सोशल मीडिया इतना है कि रामजी जी इस कार्यक्रम में भी आना चाहता हूँ, मेरे बार नोट कर लें सर। आइए कार्यक्रम अपना है। सबसे पहले सर का जो है हमारे बीच जो दैनिक समाचार पत्र तिजारत जो आपको पीडीएफ लगभग 17 लोगों की मिलती है, हमारे बीच उसके प्रधान संपादक प्रयागराज के लल्ला हिराज हमारे बीच। हम चाहते हैं कि सर को जो है बुके देकर सम्मानित करें। तो बिना हिंदू कोड बिल, जाति और इसके पहले सर को हमने अम्बेडकर जयंती, जब सर उसमें मिर्जापुर में कार्यरत थे, तो अम्बेडकर जयंती संभवतः 2013 में सर का आना हुआ था 14 अप्रैल में, और दोबारा सर का आना हुआ है इस कार्यक्रम में। तो हम चाहते हैं कि बिना समय गंवाए जब तक एडीजी साहब आएंगे या एसपी क्राइम साहब आएंगे तो सर आए और जो है कि विषय वस्तु जो है प्रकाश डालें। और लगभग 2 से करीब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि आपका जो उद्बोधन हो, निश्चित है आपकी वैचारिकी से लोग लाभान्वित हो, और जो जहाँ पर भी है समाज के लिए जो पे बैक सोसाइटी का कुछ काम हो रहा है, लोग करके नजर आए, जहाँ जो जैसा लोग कर सकते हैं। तो सर आए और अपने विषय पर जो है अपने विचार को करें। डॉक्टर बीपी अशोक, PhD, दिल्ली।
महाकारुण्य महामानव बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सभी बहुजन प्रेरणा स्रोत नमन करते हुए मंच पर विराजमान देवियों, कार्यक्रम में विराजमान देवीय सज्जनों, कार्यक्रम के बारे में जैसे ही जानकारी हुई तो मुझे लगा कि साहित्यकारों से मिलने का ये मौका या अच्छा अवसर होगा, तो मैंने खुद ही कहा कि अगर समय हुआ मुझे तो मैं उस दिन आपसे लोगों से मिलने आऊँगा। रामदेव जी ने इसको सहज निमंत्रण में भेजा, ऐसा सम्मान बुलाया, तो उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। कार्यक्रम तो बहुत से होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो साहित्यकारों के कार्यक्रम है, जो साहित्य सृजन कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, मैं ये मान के चलता हूँ कि साहित्यकार एजेंट्स ऑफ चेंज का काम है। जो काम हम गाँव घूम करके हजारों सालों में कर पाएंगे, वो शायद साहित्यकार अगर तय करें तो कुछ ही वर्षों में कर सकते हैं। शर्त यह है कि साहित्यकार अपने नियत में और अपने साधनों में ईमानदार। हमारे बहुत से साहित्यकार आज काम कर रहे हैं, अच्छी नियत भी है, अच्छे साधन भी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं और उनको सहायता की आवश्यकता है, और भी जो सृजनात्मकता है उसकी और आवश्यकता है, नए विषयों की, नए मुद्दों की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि आपको जानकारी कम है या हमको जानकारी कम है, जानकारी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियाँ, कुछ बाधाएं रहती हैं कि वो सारे विषय नहीं निकल के आ पाते। आपका जो विषय है हिंदू कोड बिल, निश्चित रूप से ये एक अपने आप में भारतीय संविधान के बाद में अगर कोई कानून इस तरह का है जो इस देश को पूरी तरह से इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी स्थितियों को प्रभावित करता है। सीधे देखें तो 50% जो जनसंख्या है उसको लाभान्वित करता है, लेकिन जो अन्य 50% जनसंख्या है उसकी ट्रेनिंग भी महिलाओं के द्वारा ही होती है। और जो 50% के साथ अत्याचार या उनके साथ हैरेसमेंट होता है उसका भी नुकसान 50% महिलाओं को ही होता है। अगर पुरुष मारा गया तो उसका जो मरने वाला भले ही मर गया हो, लेकिन उसका जो असली शोषण का जो शिकार है वो उसकी जो स्पाउस है, उसके जीवन साथी है महिला, वही झेलती है। कुल मिलाकर के भले ही उसको जो लाभ है, लाभ में भले ही उसकी हिस्सेदारी ना हो, लाभ में तो परिवार के बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है, जिम्मेदारी लेने को महिला ही आगे बढ़ती है, महिला ही आगे रहती है। महिलाएं लेने वाले पड़ोसी भी हो सकते हैं, भाई और भी हो सकते हैं, जेठ देवर भी हो सकते हैं, लेकिन जो असली जो जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी को निभानी पड़ती है महिला को, चाहे वो शिकार भले ही पुरुष को हो। तो निश्चित रूप से हिंदू कोड बिल अपने आप में उस उद्देश्य को पूरा करता है जिस उद्देश्य को लेकर के कभी महामानव नहीं चले। और पहला स्टेटमेंट होगा विसार के सामने महामानव बुद्ध ने जो कहा कि लड़कियां लड़कों से भी बेहतर हो सकती है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो उससे पूर्व कभी नहीं कहा जाता। अगर आज राष्ट्रपति पद पर, प्रधानमंत्री पद पर, मुख्यमंत्री पद पर, गवर्नर के पद पर महिलाएं हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे आंदोलनों का हाथ है। ये बात उससे कि ये आंदोलन कितने दिनों में सफल हुए। इस देश का जो महिला आंदोलन है वो थोड़ा अन्य देशों के महिला आंदोलन से अलग है। इस देश के अंदर एक ऐसी संस्था है जाति, जिसने किसी भी आंदोलन को सफल नहीं होने दिया। वो चाहे महिलाओं का आंदोलन हो, वो चाहे
मजदूरों का आंदोलन हो, जाति ने उसको भी बेकार किया, साम्यवाद का आंदोलन हो उसको भी बांट दिया, समाजवाद का आंदोलन उसको भी बांट दिया। जो सुधारों के आंदोलन चले थे, चाहे वो भक्ति आंदोलन हो, चाहे वो सूफी आंदोलन हो, चाहे गुरुओं का आंदोलन हो, चाहे बुद्धिज्म का आंदोलन हो, चाहे जैनिज्म का हो, जाति ने उन सब आंदोलनों में कभी भी गति या ताकत पैदा नहीं होने दी। जाति ने उसको इतना बांट दिया कि लोगों को ये लगा कि हाँ, ये जो आंदोलन है इसकी आवश्यकता नहीं। आज भले ही रिप्रेजेंटेशन का या लोकतंत्र का या संविधान का या आरक्षण का जिसको भी बुराई भले करते हो, लेकिन सबको मालूम है कि इसमें लाभ ज्यादा है। लेकिन उन लाभों को भी, जाति के जो लाभ हैं, उन लाभों के सामने जब महिलाएं तुलना करती हैं तो एक ऐसी फिलॉसफी जन्म लेती है। आवाज सबको आ रही है ना? एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसी सोच डेवलप होती है जो इस देश के लिए जहर का काम करती है। अगर वो किसी पुरोहित की महिला है, पुजारी की महिला है, तो वो ये लगता है उसको कि मैं चाहे अनपढ़ हूँ, चाहे मैं गवार हूँ, चाहे मैं कुछ हूँ, लेकिन मेरा जो बाई बर्थ राइट है वो ये है कि अन्य सभी लोग, चाहे वो जमींदार साहब हों, चाहे नवाब हों, चाहे बड़े किसान हों, चाहे कोई भी, वो सब मेरे बाई बर्थ पैर छुएंगे, मुझे सम्मान देंगे। और अगर मैं समतामूलक समाज की बात करूंगी या आरक्षण या लोकतंत्र की बात करूंगी, तो मुझे वो सम्मान फिर एक परीक्षा देकर के मिलेगा। वो परीक्षा किसी भी स्तर की हो सकती है। उससे बेहतर तो यही है कि मैं जाति में चुपचाप हूं। कभी कभी है कि लाश खानी पड़ती है, कभी मार खानी पड़ती है, और कभी औरत किलिंग का शिकार 5000 महिलाएं आज भी औरत किलिंग का शिकार होती है। बहुत सी चीजें हैं। तो वो महिलाएं जाति के सामने अन्य किसी भी चीज को सहने के लिए तैयार है, क्योंकि जाति नहीं छोड़नी चाहिए। आज इनकी तारीख में भी 80,000 देवदासियां कर्नाटक में, गलत तो नहीं कह रहा। और जाति के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एनसीआरबी की ये रिपोर्ट्स हैं कि 77 रेप रोज होते हैं महिला को कमजोर मानने से, उसको पैट्रियार्की की वजह से कि हाँ ये कमजोर विरोध नहीं कर रही, गैंग रेप खत्म हुए थे फिर गैंग रेप बढ़ गए। तो निश्चित रूप से ये अपराधों का भी सीधे सीधे मतलब कहीं ना कहीं परंपराओं से और जाति के अत्याचार से सीधे जुड़ता है। ऑनर किलिंग जैसी चीज जस्टिफाई करती है उसको, जाति को, और उसको और पुख्ता करती है। ऐसा नहीं कि लोग के दिमाग के अंदर कोई करुणा ना हो, प्यार ना हो, उसी बच्ची को जो प्यार करते हैं लोग, और जब देखते हैं कि इससे जाति के हित हमारे खत्म हो जाएंगे, तो महिला आंदोलन खत्म, पुरुष आंदोलन खत्म, सारे आंदोलन खत्म। और इस हद तक पहुंच जाता है कि पंजाब का एक व्यक्ति अपनी बेटी जो 2 साल की थी, उसके साथ रेप करता है, 2 साल की बच्ची के साथ, उसको मारता है, अपनी बेटी को भी मारता है। इस बर्बरता को जस्टिफाई कहाँ करता है वो? इसको जस्टिफाई करता है और बहुत से लोग इसको ग्लोरीफाई करते हैं। मेरठ के अंदर अगर ऑनर किलिंग है तो वो ग्लोरीफाई करने के लिए हैदराबाद में रैली निकाली जाती है। जो चुप है वो भी इसमें इसलिए शामिल है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं गलत नहीं हो रहा। आप कभी भी गूगल पे डालिए सती माता का मंदिर, पता नहीं कितने मंदिर निकल के आए। सती की स्थिति क्या है आप लोग जानते हैं। तो जाति को इस तरह जोड़ा कि वो महिला, जो महिला पढ़ी लिखी भी है, पुरोहित की महिला, उसके परिवार की महिला पढ़ी लिखी भी है और जानती है, इतिहास जानती है, अंग्रेजी जानती है, सब कुछ जानती है, वो उसको आप अनपढ़ नहीं कह सकते, वो भी, और जो मूर्ख है वो भी, लेकिन वो उसको भी समतामूलक समाज नहीं चाहिए, उसको भी महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने जाति आधारित जो उसके प्रेरोगेटिव्स हैं, विशेष अधिकार, उनको बचा के रखना चाहते हैं।
पास पैसे की कमी नहीं है, आंदोलन चला सकती थी चाहती तो, बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाती, बड़े बड़े वो, लेकिन वो जानती है वो भी पूंजीपति की पत्नी होने के बाद, बेटी होने के बाद भी, कि अत्याचार तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन होंगे, लेकिन ये जो बाई बर्थ जो एकाधिकार मिला है, सामंतवाद मिला है, ये हमें मिला हुआ है हमेशा की। यही स्थिति उनकी है जो बड़े किसान हैं। और कमाल की बात यह है, जिनको नीच कहा गया, जिनको सबसे ज्यादा अधिकार विहीन कहा गया, वो भी ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं हमको फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भेदभाव जो हमारे फेवर में, यहां तक तो फेवर में ठीक है, जहां हमारे हित प्रभावित होते हैं, कम होते हैं, वो गलत है। नीचे वाला कोई हमारे बराबर आना चाहिए, हमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला हमारे साथ भेदभाव करता है वो गलत है, वो खत्म होना चाहिए। वो तो नीचे आ जाए, ये वाले ऊपर ना आए। और कमाल की बात यह है कि वो स्वच्छकार या वो अनटचेबल जो जीवन भर अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन झेलता है, वो जब अपने घर जाता है शाम को 7 बजे पूरा लैस होकर के, बोतल पी करके, वो अपनी पत्नी में लात मार करके कहता है कि मैं मर हूं, वो भी एंजॉय करता है। जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वो भी अपने जीवन साथी को लात मार करके एंजॉय कर रहा है उस चीज को। तो कास्ट का, फ्यूडलिज्म का और डिस्क्रिमिनेशन का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जिससे पुख्ता क्या हो रहा है, मजबूत क्या हो रहा है, मजबूत वो तंत्र हो रहा है जिसके पास पहले से सामंतवादी, पुरोहिताई, जिसके पास बेरोक अधिकार, विशेष अधिकार, सारी चीजें हैं। और महिला को क्यों बनाया गया एजेंट्स ऑफ ट्रेडिशन? महिला निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जनसंख्या का हिस्सा है, 50% रही होगी, 49% होगी। आजकल तो खुशी की बात यह है कि जो रेशो है 1020 का हो गया महिलाओं का 1000 पुरुषों पर, ये खुशी की बात है, अम्बेडकरवाद की विजय है। तो निश्चित रूप से ये जो आंकड़े हैं आज भी ये बताते हैं कि महिला को इतने दिनों से एजेंट्स ऑफ ट्रेडिशन इसलिए बनाया गया कि ये कहीं एजेंट्स ऑफ चेंज ना बन जाए। तो उनको हमेशा लाभ दिखाना है और कहीं ऐसा ना हो कि उनको किसी भी तरह से व्यक्तित्व के विकास को पाने का मौका मिल जाए। सबसे पहली चीज क्या की गई, जब युद्ध हुए तो निश्चित रूप से जो भी विदेशी आया, वो युद्ध में लोग आते हैं तो पुरुष ही आते हैं, महिलाएं कम आती है, सैनिक आते हैं या सेनापति आते हैं, परिवारों को अधिकतर का छोड़ आते हैं, बहुत से लोग वापस जा भी नहीं पाते, वहीं बच जाते हैं, दूसरा नया परिवार बनाया। लेकिन उनको जब भी आक्रांत आता है उनको महिलाओं पर विश्वास नहीं होता, उनके पास ना तो DNA थ्योरी थी ना जीन्स थ्योरी थी, उनको ये था कि जो महिलाएं हैं ये महिलाएं हमारे प्रति लॉयल नहीं, आक्रांता ये सोचता है। तो उन्होंने कहा ये लिंगभेद जरूरी है फैलाना, कि स्त्री पुरुष के अधीन ही रहेगी क्योंकि विजित है और हम विजेता है। जब अधीन रहेगी तो इसके लिए और भी स्तंभ खड़े करने पड़ेंगे। आखिर ऐसी क्या चीज प्रसारित की जाए कि इनको लगे कि हाँ हम नीचे, और हमारी जो भेदभाव वाली व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये कैसे बनी रहे। उसके लिए आवश्यक हुआ कि हम बचपन में ही इनकी शादी करें, बाल विवाह, क्योंकि जब आदमी 21 साल का हो जाएगा, 20 साल का, 18 साल का हो जाएगा, स्त्री हो या पुरुष हो, तो एक सोचने समझने वाली मशीन हो जाता है, घूमने फिरने लगता है, फिर परमिशन नहीं लेता, एक ईगो का डेवलपमेंट होता है। तो उन्होंने प्रयास ये किया कि वो शादी उसकी बहुत कम एज में कर दी जाए। आपको मालूम है 9 महीने के बच्चे की शादी भी होती है? किसी को केस मालूम है 9 महीने की बच्ची शादी कहाँ हुई थी? 9 महीना। भंवरी देवी का नाम सुना है किसी ने? भंवरी देवी राजस्थान की महिला थी, उन्होंने अपनी ही बिरादरी की एक परिवार में शादी हुई, ओबीसी के थे वो लोग। उस परिवार में 9 महीने की बच्ची के भावर डाले जा रहे थे। उस महिला ने, वो साथिन कहलाती है वहां जिसे आने वाली महिला है, उन्होंने उस बाल विवाह का विरोध किया
बाल विवाह क्या हो तो बिल्कुल जस्ट लाइक इनफैंट उसका 9 महीने की बच्ची को क्या मालूम, उसका विरोध किया, एसडीएम सीओ को बुलाया रात में और वो शादी वहाँ उस समय मना हो गई, लेकिन रात को 4 बजे मुहूर्त पर वो शादी कर दी गई और 4 दिन बाद भवानी देवी का जो लड़की वाले पक्ष के लोग थे बदले की भावना से आहत होकर उसका बलात्कार किया, उसके पति को मारा और उसकी महीनों तक एफआईआर नहीं हुई, महीनों तक एफआईआर नहीं हुई। और बाद में विशाखा नाम का ऑर्गेनाइजेशन था, वो निकल करके आया, उसने एफआईआर कराई, सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और उस महिला का देखिए वो आदमी जीवित है, उस महिला की वजह से एक एक्ट बना, विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी 10-12 लाइन की, जिसमें यह तय किया गया कि हर एम्प्लॉयर को अपने संगठन में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और इसी पर 2013 में फौज लॉ बनाया गया। दिनेश जी जानते होंगे, जो वर्किंग प्लेस पे जो महिलाएं हैं उनके लिए लॉ बना, तो कितनी बड़ी चीज है, एक महिला की क्रांति ने कितना बड़ा किया। तो सावित्रीबाई फुले की असली फॉलोवर तो वही है, बाबा साहब की फॉलोवर असली वही है। उस महिला ने एक विरोध करके कानून बना दिया। तो ये बाल विवाह अगर भंवरी देवी की सोच ना होती, वो भी इसी चक्कर में पड़ जाती, तो निश्चित रूप से एक सोच को हमेशा के लिए दबाने का बहुत बढ़िया साधन है बाल विवाह। इसीलिए बाल विवाह आज जानते हैं कितना बाल विवाह इंडिया में 27%, आज भी बाल विवाह 27%। निश्चित रूप से कितना बड़ा साधन था, कितने इंटेलिजेंट तो चालाक वो लोग रहे हैं जिन्होंने बाल विवाह को इसलिए रखा कि जाति कहीं जाति न टूट जाए, क्योंकि जब बचपन में शादी हो जाएगी तो कोई लव मैरिज का और कोई तरीका रहेगा नहीं। 18, 20, 21 साल के लड़के लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने की वो चंग उठेगी, वो बचपन में नहीं होती। बचपन में तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, जो रोटी खिलाएगा जो बचाएगा वो उसके साथ चल देगी। साथ ही में वर्गवाद और वर्ण व्यवस्था को फैलाने के लिए यह तय किया गया कि दहेज जरूर होना चाहिए, और वो दहेज के लिए बच्चियों से सवाल पूछा जाता है कि तुझे क्या वो सोने का चलाएगा तेरा ससुर, और लड़के से कहा जाएगा तेरी शादी में स्कूटर मिलेगा, तेरी शादी में साइकिल मिलेगी। अब तो क्या हवाई जहाज और ट्रेन शाद देते हैं लोग, वैसे ही नहीं तो आगे देंगे जिस तरह बढ़ रही है। और कमाल की बात यह है कि पीड़ित का साथ यही देता है, पीड़ित जो है उसका भी उत्पीड़न में रहता है। जिठानी भी यही चाहती है कि देवरानी दहेज लेकर के आए, सास भी यही चाहती है, क्योंकि महिलाएं एक साथ शिकार हैं वो भेदभाव के, तो वो अलग अलग है। तो वो दहेज प्रिय समाज है, दहेज प्रिय समाज का निर्माण उसकी कोई बुराई ही नहीं करता। एक दहेज का मतलब यह है, एक शादी का मतलब 3 परिवारों का पैसा, 3 परिवारों का सरप्लस पैसा अतिरिक्त जो उनके निर्माण में लगाया जा सकता है, वो पैसा निकल करके कहाँ चला गया? दुकानदारों के यहाँ, बैंडबाजी वालों के यहाँ, शादी के यहाँ। और वो निश्चित रूप से उन महिलाओं की दुकानें नहीं है, ना ही वो लीगल सेक्शन की दुकान है। उसके साथ में जो ऑनर किलिंग की व्यवस्था की गई, उसके लिए व्यवस्था की गई रिश्तों में और मान सम्मान से उन्होंने इकट्ठा कर दिया। जो जीजा है वो वर्ड क्या है? सम्मानजनक, अति सम्मानजनक। अपने बाप को जवाब दे देता आदमी, जीजा को जवाब नहीं देता, गलत तो नहीं करा। लेकिन साला ऐसा शब्द है अपमानजनक, अगर सगे साले को भी साला कहोगे चौरा के तो मारने छोड़ जाएगा, सही है। यही वजह है कि ऑनर किलिंग आती है जब प्रतिकूल विवाह होते हैं, जब ये देखते हैं कि हाँ किसी लीगल सेक्शन के आदमी ने या शेड्यूल कास्ट के आदमी ने किसी ऐसी आदमी की बेटी से शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, इंटरकास्ट मैरिज कर ली, तो उसका विरोध करेंगे, यहाँ तक कि उसकी गर्दन कटनी निश्चित। वो कई जगह क्लास 1 अफसर भी हुए हैं हैदराबाद वगैरह, वहां तक असर है इसका। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, राजस्थान में नहीं है, लेकिन इसका असर साउथ इंडिया तक में पहुंच गया। पूरी दुनिया के अंदर विदेशी लोग भी कास्ट के नाम से मैट्रिमोनियल निकालने लगे। ये ऑनर किलिंग की तैयारी है, उसको बढ़ाया जा रहा है। उसको रिश्ते और गालियां में अगर समानता ना होती तो ऑनर किलिंग नहीं होती, और ऑनर किलिंग नहीं होती तो लव मैरिज बहुत ज्यादा हो जाती। हर साल करीब 0.5% इंटर मैरिज बढ़ रही है, वो तो हिंदू कोड बिल का वजह से है। फिर उन्होंने एक चीज की पर्दा प्रथा,
लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को बचाने के लिए और इंटर मैरिजेस को रोकने के लिए वो पर्दा प्रथा को पसंद किया गांव गांव में, ताकि लोगों का चेहरा मोना ना दिखे किसी भी तरह से, और कहीं ऐसा ना हो जैसे विडो लेडी है या कोई विडो को ये माना गया कि ये अपने आप को छुपा के रखेंगी। अब उनके पास दो तरीके थे, विडो से खतरा तो था ही था कि ये मैरिज करेंगे, अपनी बिरादरी में तो शादी तो करेगा नहीं। अब दो खतरे को दो तरह से निपटाया जाए। तो दुनिया की सबसे बर्बर जो प्रथा है वो है सती प्रथा। उसको रोकने का प्रयास अशोक ने भी किया और खिलजी टाइम में भी किया गया, बाद में फ्रेंच टाइम जो लोग आए थे उन्होंने भी किया, अंग्रेजों ने भी किया, बाद में एक्ट भी बना 87 में। वो सती प्रथा इसलिए थी कि उसमें इंटरेस्ट सबका था। अगर एक भाई मर गया और उसके साथ उसकी जो वाइफ भी मर गई तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? प्रॉपर्टी जो बच गए उनको मिलेगी ना। और बाप का क्या हुआ है इंटरेस्ट, लड़की के बाप का, कि वो बुढ़ापे में वापस आकर के बोझ नहीं बनेगी। और ये कह दिया गया कि ये तो भगवान की मर्जी है। रिलीजन बीच में आ गया, रिलीजन बीच में आ गया। युवाल नोआ हरारी सेपियंस में लिखता है कि बायोलॉजी इन चीजों को नहीं लेके चलती, लेकिन जो कल्चर है वो फॉरवर्ड करती है, रोकती है, वो अपने हिसाब से करती है, क्योंकि ईश्वरवाद के बहाने पुरोहित काम करता है हर जगह। तो उसी तरह से उसको सती को जस्टिफाई किया और सबने अपनी इकोनॉमिक्स, डीम्ड इकोनॉमिक्स ये है कि उसमें फायदा एक महिला की सती होने में सबका हो गया। और मान लो बाल बच्चे वाली महिला है तो उसमें भी बच्चों की जो बीवियां उनको भी फायदा है। दूसरा तरीका ये था कि ये जो सरप्लस महिला है जो समाज के क्या जाति के ऊपर बोझ थी और उसका कोई यूज नहीं, वो रोएगी धोएगी, तो उसको उन्होंने बाल बाल कटवा करके इस लायक बना दिया कि ना इसे कोई दिखे। सौंदर्य का विरोध है ना, वो ऐसे नहीं है, वो जाति को बचाने के लिए है कि इसकी सुंदरता, इसकी जो छवि है वो इतनी खराब हो, गंजी कर दो, उसको ऐसे कपड़े पहना दो कि हाँ कहीं भी कोई अट्रैक्शन की चीज ना हो। अट्रैक्शन से दुश्मनी नहीं है, अट्रैक्शन से दुश्मनी होती तो बड़े बड़े लोग वैश्यालय में न जाते, नाच देखने न जाते, लेकिन दुश्मनी उनको इस बात से कि जाति कहीं टूट ना जाए, इसलिए उन्होंने अपने ही घर की माँ बहन बेटी को गंजा भी कर दिया, सती भी बना दिया। फिर और क्या चीज थी कि कई लोगों के अंदर सवाल पूछने की क्षमता ना आ जाए महिलाओं के अंदर, तो उसको उस क्षमता को कैसे बंद किया जाए? क्रांति होती है ना, जो मिडिवल एज में यूरोप में क्रांति हुई, उस क्रांति का एक मंत्र था कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा और सवाल करने की इच्छा। वो इच्छा कब नहीं होगी? जब आप अपने बड़े भाई को, अपने पिता को, अपने गुरु को, अपने पुरोहित को ये मान लें कि इसने जो कह दिया सही है क्योंकि हम इसके पैर छू रहे हैं। तो पैर छूना ये कहा गया सम्मान का, ये सम्मान का द्योतक है, ये प्रतीक है कि हमने पैर छू लिया। अब वो पैर छूने के बहाने उन्होंने सवाल पूछने की क्षमता को खत्म कर दिया। सवाल नहीं पूछा क्योंकि पैर छूते ताऊ जी के, पिताजी के, अब सवाल क्यों पूछेगी? न लड़की पूछेगी न लड़का पूछेगा, वो खत्म। तो वो जो उनके विशेषाधिकार हैं, चाहे हस्बैंड कुछ भी कह दे। संस्कारी महिला कौन सी होती है? संस्कारी महिला की परिभाषा आप ही लोगों ने बना रखी है, संस्कारी महिला वो जो चुप रहे, जो घूंघट काटती हो, जो पति को जवाब ना दे, चाहे वो पड़ोस में ही दूसरे कमरे में दूसरे, समझ गए ना, लेकिन चुप रहे, ससुर के सामने भी और कोई भी रेप भी कर लिया है तो भी चुप रहे, डांटे तो रोने लगे, जवाब ना दे किसी को भी, और जो कह दिया वो करने को तैयार हो। कभी पति से शिकायत ना करे कि मुझे कभी बेड की आवश्यकता है या मुझे मोबाइल फोन की आवश्यकता है, मुझे भी कुछ जरूरत है, मेरी कोई प्राइवेसी है, वो महिला संस्कारी हो गई। अब उसके लिए कैद खाना होगा कि संस्कारी बने रहना है, तो वो कोई सवाल नहीं करेगी। वो आपने एक स्टीरियोटाइप उसका बना दिया। अब सम्मान के लिए उसको ये कि पूरे गांव के पैर छुएगी, तो पैर कितने बार? 3 बार। जाते हैं 3 बार पैर में, एक सुबह उठ करके, एक नहाने के बाद और एक सोने से पहले, पैर भी नीचे से ऊपर तक। फिर भी
अंदर है कि दहेज प्रथा के कारण, महिला उत्पीड़न के कारण सबसे ज्यादा महिलाएं, सास ही जिसके पैर सबसे ज्यादा छुए जाते हैं, उसी को मिट्टी का तेल डाल के मार देती। कोई करुणा का भाव नहीं आता। पैर छूने से कोई करुणा या सम्मान का कोई मतलब होता तो निश्चित रूप से इसको ईसाई भी अपनाते, बौद्ध भी अपनाते, इस्लाम भी अपनाता। भाई क्या वो लोग सम्मान नहीं करते? क्या उनके अंदर करुणा नहीं है? आओ सर दीजिए, उनके अंदर भी करुणा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने इसको नहीं अपनाया। बाकी फिर जो आगे जो स्तंभ है वो है कि जो छुआछूत मानी गई, वो छुआछूत ऐसे ही नहीं है। महिला को और जो गैर समर्थ थे, शूद्र या अतिशूद्र, उनको एक ही स्तर रखा गया कि महिला ना तो पूजा स्थल में जाएगी, चाहे सबरीमाला टेम्पल हो चाहे कोई भी हो, वही स्थिति रहेगी। तो निश्चित रूप से उनका कोई भी अधिकार के लिए संघर्ष मान्य नहीं है। इन सब चीजों की वजह से इस देश के अंदर जब अंग्रेज आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजी पढ़ी, पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी, विदेशों में जाकर के यूनिवर्सिटी में जाकर ज्ञान प्राप्त किया और उनको मौका मिला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी, और जब उनको हिंदू कोड बिल की कमेटी बनी उसके वो चेयरमैन ने बने, जो पहले के राव उसको देखते थे, उसको उन्होंने पढ़ा देखा और ये प्रयास किया कि कहाँ कहाँ लिबरल स्क्रिप्चर्स थे, जो धर्म ग्रंथ थे, वहाँ कहाँ कहाँ उदारता थी, जैसे कौटिल्य के अंदर कुछ उदारता थी, कुछ दया भाव, कुछ पिताक्षरा में, तो वहाँ से चीजें निकाल करके आधार करके उनको निकाल करके उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया। और वो सारी चीजें जो महिलाओं को व्यर्थ बनाती थी, उनके जीवन को पंगु बनाती थी, उनको हटा करके उनको एक संपत्ति का अधिकार मिले, जैसे कि बेटे को मिलता है बराबर का अधिकार मिले या पत्नी को अधिकार मिले। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी सोच थी। दूसरी चीज है कि उसको मेंटेनेंस का अधिकार मिले, मेंटेनेंस का अधिकार मिले। फिर डाइवोर्स का अधिकार हिंदू कोड बिल में शामिल है और वो व्यवस्था जिसकी कोई सोच नहीं सकता। बाबा साहब ने इंटरकास्ट जो एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखी है, उसका सपना भी पूरा होने वाला था इसमें, और इंटरकास्ट मैरिजेस को अपना लिया गया, हिंदू कोड बिल में उसको रखा गया। फिर साथ ही साथ जो गोद लेने वाला मामला, किसी भी बिरादरी के बच्चे को गोद लिया जा सकता है विद इन द रिलीजन, विद इन हिंदुइज्म, उसको भी मान लिया गया कि गोद लेने की परंपरा रहेगी। एक विवाह प्रथा को भी अपनाया गया। तो ये करीब 6 परिवर्तन मुख्य थे जो हिंदू कोड बिल के अंदर आए, और इनका जो विरोध किया बहुत सी तो महिलाओं ने भी किया। उसका मैंने बता दिया कि उनको भी फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन अच्छा लगता है, उन्होंने भी किया। करपात्री जी महाराज ने विरोध किया। करपात्री जी महाराज ने तो बाबा साहब को इसलिए भी विरोध किया कि ये एक अनटचेबल है, हिंदू कोड बिल बनाया है, तो ये सही हो ही नहीं सकता। उनको कई बार कहा कि नेहरू जी भी और डॉक्टर अम्बेडकर भी मेरे साथ आकर के शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इतना अपमान। लेकिन फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। वो बात इसलिए कि वो पास नहीं हो पाया, लेकिन 4 हिस्सों में बाद में पास हुआ। और यहाँ तक कि वो अधिकार जो अभी भी महिलाओं को दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू कोड बिल से इंस्पायर्ड है। वो उनका विजन था कि पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे। नेहरू जी भी उनके पूरी तरह सहयोग करना चाहते थे, लेकिन बहुत सी चीजें हैं राजनीतिक रूप से जो बाद में आ पाई। उस समय बाबा साहब राज्यसभा में चले गए थे, पास तो हुए बिल, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में बाबा साहब पूरी तरह से चाहते थे। अब आज की तारीख में जो समाधानों की बात चलती है, आज का जो स्टेटस है, निश्चित रूप से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी महिलाएं अच्छी तरह से 3-4 साल ज़्यादा आगे हुई। 69 आदमियों की, महिलाओं की 70 होगी। लेकिन जो एजुकेशन का जो रेट है, जो लिटरेसी रेट है, उसमें करीब 15% पीछे, 80% के ऊपर 84% के पास है महिलाओं का, और जेंट्स का जो मेल है वो 84 है, इधर 65 के आसपास फीमेल का है। और जो जेंडर गैप इंडेक्स है पूरे वर्ल्ड का, उसमें 135वां स्थान है, पहले 46 था। तो निश्चित रूप से बड़ी भयावह स्थिति है। और जो क्राइम है, क्राइम की
स्थिति बहुत ज़्यादा है। SC/ST एक्ट भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली महिलाओं को ही हिट करता है। छेड़खानी का मामला सीधे महिलाओं से जुड़ा है। मर्डर अगर है तो उसका भी निश्चित रूप से खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। आखिर इन सब चीज़ों का कोई समाधान भी होना चाहिए था। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए सिर्फ चर्चा करके तो काम नहीं बनेगा ना। आखिर क्या वो है। मैं कुछ दिनों पहले SP क्राइम था मेरठ में, और वहाँ पर काउंसलिंग होती थी फैमिली की। कुछ जो वो एप्लीकेशन आती थी, एप्लीकेशन पर भी देखा मैंने 70% के आसपास वो चोरी, डकैती, लूट या और चीज़ें नहीं थी। मियाँ बीवी के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, कहीं ना कहीं महिला या परिवार उसमें इन्वॉल्व था। और जो बाल विवाह वाली समस्या थी, महिलाएं कम जानकारी थी या महिलाएं कम पढ़ी लिखी थी या महिलाएं नहीं कमाती थी, तो वो हम लोगों ने एक कोर्स डिजाइन किया प्री मैरिज काउंसलिंग। प्री मैरिज काउंसलिंग महिलाओं के जो शादी है उसको 30% सक्सेस रेट को बढ़ा देता है। यह आंकड़ा है पूरी दुनिया का। जिन देशों के अंदर प्री मैरिज काउंसलिंग होती है उसमें 30% ज़्यादा सक्सेस रेट है। गारंटी 100% किसी की नहीं होती, इम्यूनाइजेशन के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए, ठीक है। तो ये प्री मैरिज काउंसलिंग आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है पे बैक टू फैमिली। पे बैक टू फैमिली एक ऐसा कंसेप्ट डिजाइन किया आप लोगों के NGO ने, जिसके अंदर जो भी कमाने वाला मेंबर है परिवार के अंदर, वो जिस दिन उसकी नौकरी मिलेगी, जिस दिन उसकी तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगी, उसी दिन उस वेतन से कम 2% उसकी माँ के अकाउंट में जाएगा, कम से कम 2% उसके पिता के अकाउंट में जाएगा, और कम से कम 15% उसकी वाइफ के, स्पाउस के अकाउंट में जाएगा। ये पैसा क्यों जाएगा और इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये कम से कम है, आपकी मर्जी, आप 90% दे दीजिए, पत्नी को देते नहीं है कुछ लोग, लेकिन जो 10% नहीं देते, वायलेशन करते हैं नैतिकता का। अभी तक तो नैतिक नियम है, लेकिन जब कानून बन जाएगा या हमारी कल्चर का पार्ट बन जाएगा कि हमको अपनी पत्नी को, मेरे फादर रिटायर्ड IAS है लेकिन मैं उनको 2% देता हूँ हर महीने, ये मेरी ड्यूटी है, उन्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके पास रहकर सेवा नहीं कर पाता। अगर ये कल्चर का पार्ट बनता है या कानून का पार्ट बनता है, तो ये वो उन महिलाओं को जो हाउस वाइफ, ये उनको सेल्फ रेस्पेक्ट देगा। उनकी जो प्राइवेसी है, पता लगा आपको अपने इनर वियर, अंडरवियर ये खरीदते हैं या आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है, बहुत से ऐसे खर्चे जो आप किसी से रोज शेयर नहीं कर सकते, तो वो माँ को भी, पत्नी को भी, दोनों को उसका लाभ मिलेगा। हस्बैंड की तो हो सकता है पेंशन आ रही हो, लेकिन माँ की पेंशन नहीं आ रही है, सास की नहीं आ रही है, बेटी है, अकेले बेटियां हैं, तो बेटियां भी अपनी माँ को देंगी। वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी सास को ही देंगी, बेटियां अगर है तो वो भी देंगी। क्योंकि बहुत बड़ा जो अंतर है, जो बदल ही नहीं रहा, वो कल्चर की वजह से नहीं बदल रहा, या इस वजह से कि लोगों में एक शंका है, आशंका है कि बेटी तो पराए घर चली जाएगी और उससे हमें कोई आर्थिक लाभ बढ़ावे में नहीं होगा। वो वन वे ट्रैफिक है, लेकिन जब वो टू वे ट्रैफिक हो जाएगा, ये मालूम पड़ेगा कि अब कल्चर चेंज हो गई और हमको ये बढ़ावे में यही बेटी अगर 2% देगी, 2 बेटियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम भीख मांगने के कगार पर आ जाएंगे। माँ भी और सास भी ये सोचेगी कि हम भीख मांगने के कगार पर नहीं आएंगे। तो ये पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट जानबूझ करके इसलिए डिजाइन किया गया। इस पर हम लोगों की मांग भी है कि इसमें कानून भी बनाया जाए। मैं चाहूँगा जो NGO वाले हैं और साहित्यकार हैं, वो भी इस चीज़ को आगे रखकर चलें। ये पे बैक टू सोसाइटी का ही पार्ट है, पे बैक टू फैमिली, जिससे बहुत बड़ा बदलाव आने की आवश्यकता है। अगला समाधान जो हमारे साहित्यकार इसको बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। साहित्यकार, चाहे आप प्रेमचंद को पढ़िए, कृष्णा समुद्र को पढ़िए, चाहे सोती को, चाहे ममता कालिया को पढ़िए, मन्नू भंडारी को, हम लोगों ने तो प्रेमचंद को बहुत ज़्यादा पढ़ा, और जो इंटरनेशनल लेवल के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, या बहुत सारी किताबें हैं शेक्सपियर की भी, कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के संबंध में समस्या रखी गई। तो साहित्यकार आज, चाहे वो कवि हों, चाहे लेखक हों, चाहे नाटककार हों, उन विषयों को भी जोड़े अपने विषय में। अपने अभी तक या तो गरीबी को लिया उन्होंने या उत्पीड़न को लिया, लेकिन उन्होंने समाधान को नहीं लिया। आप ऑनर के ऊपर ढूंढने लगिए लेख या कहानी या उपन्यास, तो आपको कम मिलेंगे। NH-15 फिल्म आई थी, फिल्म काफ़ी आगे निकल गई,
लेकिन साहित्य उससे पहले की चीज है। साहित्यकारों को काफी कुछ आगे चलना चाहिए। कोई भी जिसको वीकर सेक्शंस का साहित्यकार कहिए, जब उन लोगों से निकल के आया हो जो कास्टिज्म का पीड़ित है, वो ऐसी कविता नहीं लिख पाया जैसे आदम गौड़ ने लिखी। आदम गौड़ की कविता सभी ने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, मैं चमारों की गली चलने चलूंगा आपको। तो ये विषय चाहे ऑनर किलिंग के हों, चाहे महिला उत्पीड़न के हों, चाहे दहेज के हों, ये गानों में, गीतों में, नारों में, लेखों में, कहानियों में ये परिलक्षित होने चाहिए, ताकि जो पल्स है साहित्यकार की पल्स, वो अखबार में भी आए, सोशल मीडिया पर भी आए, मीडिया पर भी आए, वो दिखाई देनी चाहिए। आपका जो काम है वो एजेंट ऑफ चेंज का काम है। अगली चीज है कि जो हमारे साहित्यकार हैं उनको अंग्रेजी साहित्य की तरफ होना हो। पूरी दुनिया अंग्रेजी के ज्ञान के बिना नहीं चल पाई। अंग्रेजी के आते ही जो इंटरेक्शन है आपका पूरी दुनिया के साथ, वो इंटरेक्शन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और साहित्यिक प्रेरणाएं भी आपको अंतर्राष्ट्रीय समस्या और आपकी आवाज ही पहुंचेगी। आज इंटरनेट आपके पास है, आपका लेख छपे ना छपे, जब आप डाल देते हैं यूट्यूब पर या गूगल पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, व्हाट्सएप डाल देंगे, तो आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं जिसको लाभान्वित होना है वो लाभान्वित करेगा, ढूंढेगा और उससे वो उसको लेकर के चलेगा। तो इन समाधानों की तरफ हमारे साहित्यकार काफी ध्यान दे सकते हैं। एक जो परंपरा चली है कि उसको हम साहित्य को दलित साहित्य नाम दें, बौद्ध साहित्य नाम दें। देखिए साहित्य 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 एक भाषा का साहित्य तो हो सकता है, लेकिन कोई भी साहित्य बताइए जिसमें दर्द का जिक्र ना हो, जिसके अंदर दर्द का जिक्र ना हो। जब दर्द का जिक्र है तो नुकसान क्या होगा? तो दलित साहित्य देखते ही आपके साहित्य को एक तरफ रख देगा, आपका पाठक कम होगा, आपका पाठक कम होगा और लेखन भी आपका सीमित रहेगा। लेकिन ये संपूर्ण साहित्य का पार्ट है और उसको अपने आप खुद को सीमित कीजिए। अगर आप अपने आप को कुएं में डालेंगे तो कुएं को नजरअंदाज कर सकते हैं। आप पहाड़ी की तरह से, स्तंभ की तरह से सबको दिखाई दीजिए। उस साहित्य में जो अंग्रेजी का साहित्य है, भाषा का हिंदी का साहित्य है, आपकी जो आंचलिक भाषा है उनका साहित्य है, चाहे वो गीत हों, गाने हों, चाहे लेख हों, नारे हों, चाहे मुहावरे हों, उन सब पर आपको अटैक करना पड़ेगा। आप एक ऐसी व्यवस्था से लड़ रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी है, वो व्यवस्था झूठ से चलती है, तानों से चलती है, अफवाहों से चलती है, गालियां भी पुख्ता करती है। मेरा गनर मेरे बगल में चल करके टेलीफोन पर बात कर रहा था और कह रहा था मुझे क्या चोर चमार समझ रखा है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पहली बार कहा तो मैंने अनसुना कर दिया, दूसरी बात में मैंने उसकी क्लास ली लेकिन वो माना नहीं, तीसरी बार भी बार से वो लगभग ऐसे ही, क्योंकि उसने डिजाइन करा। और तो और एक अनटचेबल जो दूसरी सब कास्ट के थे, चमार में पता कितनी सब कास्ट है? शेड्यूल कास्ट में कितनी है? 1008 तो पूरे देश के अंदर है शेड्यूल कास्ट, और 102 तरीके के अकेले चमार हैं। तो सोचिए कितने होंगे, बहुत सारे, कितने सारे होंगे। तो इतने सारे में कहाँ बटोगे, किस किस का साहित्य लगोगे? तो साहित्य को भाषा के साहित्य रहने दीजिए। और ये जो व्यवस्था इतनी मजबूत है, जो तानों से, गालियों से, अफवाहों से, झूठ से, उसकी जगह आप अपने ऐतिहासिक टॉपिक लीजिए। आज तक सम्राट अशोक पर लिखे जाने वाले नाटकों की संख्या, कविताओं की संख्या, ज्योतिबा फुले के ऊपर, सावित्रीबाई फुले के ऊपर, जो आपका इतिहास है, झलकारी बाई के उनके ऊपर, हालांकि सम्यक प्रकाशन है, कुछ प्रकाशन सामने आए हैं, लेकिन हमारे साहित्यकार उतने गंभीर नहीं है कि इन विषयों को, जो ऐतिहासिक विषय हैं, आपके जो आइकॉन्स हैं वो बहुत बड़े आइकॉन्स हैं, असली हैं। उन्होंने वाकई संघर्ष किया है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी लेके रखे आए, लेकिन वीकर सेक्शंस का कोई भी आदमी उनको नहीं लेके आया। अगर वो लेके आता तो हो सकता है उनका ईश्वरवाद और आत्मवाद ज्यादा ऊपर ना आता, उन्हें भक्त ना कह करके, हो सकता है कबीर को गुरु ही रहने देते। गुरु का काम ज्यादा है ना, गुरु का काम ज्यादा है। तो निश्चित रूप से आपको साहित्य के सृजन करते समय ये ध्यान रखना है
कि लोग उन पेशों को छोड़ें जिन पेशों की वजह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है। इस देश के अंदर कोई भी उत्पीड़न जाति उत्पीड़न या महिला उत्पीड़न से अलग नहीं किया जा सकता, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को अलग नहीं किया जा सकता। जब भी आप एनालाइजेशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे तो ये जान जाएंगे कि इंटर कास्ट मैरिज के अलावा इस देश के अंदर कुछ नहीं इलाज करने वाला। दूसरी चीज है आपका रिप्रेजेंटेशन। आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 50% रिप्रेजेंटेशन आपका है जनसंख्या में, और वो मांग महिलाओं की तरफ से कभी आती है, सुधारकों की तरफ से आई, बाबा साहब की तरफ से आई। महिलाओं ने इतना जरूर किया कि बाबा साहब का भी विरोध किया, हिंदू कोड बिल का विरोध किया। आज कोई महिला एनजीओ ऐसा नहीं है कि जो अपने अधिकार की मांग करता हो। वो ये मान के चलते हैं कि हम दहेज विरोधी आंदोलन चला रहे हैं। दहेज विरोधी आंदोलन कभी भी जाति विरोधी आंदोलन के बिना नहीं चल सकता। अगर पीसीएस में 100 लोग सेलेक्ट हुए और एक जाति के नाम 2 आए तो वो तो अपनी नीलामी ज्यादा करेंगे ना, और जब 100 में से सेलेक्ट करना होगा तो नीलामी कम होगी। आपने अपनी चॉइस कम कर दी निश्चित रूप से। और जो लव मैरिज के खिलाफत है वो एक मिथ है इंटरकास्ट मैरिज को रोकने के लिए, तो उसको सफल मत होने दीजिए। इंटर मैरिजेस बढ़ रही हैं, इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही है, उनका स्वागत कीजिए, बाल विवाह मत कीजिए। रिप्रेजेंटेशन के लिए साहित्यकार उस विषय को अपने साहित्य में उसमें डालेंगे। हाँ, बिना हिस्से के कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आई, लेकिन महिलाओं के नाम से, जिस महिला के नाम से नौकरी लगी हुई है उसके उत्पीड़न में कमी आ गई। जिसके नाम से एटीएम है, जिसके नाम से चीज़ें आई हैं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि हाँ हर महिला अर्निंग यूनिट बने। तो निश्चित रूप से आप सब लोग इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि परिवारों के अंदर बदलाव आए। जब व्यक्तित्व के अंदर बदलाव आएगा, परिवारों के अंदर बदलाव आएगा, तो समाज बदलेगा। आपकी माँ बहन बेटी को अधिकार आप पहले देंगे ना, दूसरा बाद में देगा। तो निश्चित रूप से आप एक ऐसी व्यवस्था से लड़ रहे हैं जिसने एजुकेशन को और साइंस को फेल कर दिया। एजुकेशन और साइंस पूरी दुनिया में सफल है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, पीएचडी की, डीएड की, हिस्ट्री पढ़ कर आए, लेकिन उन्होंने हिस्टोरियन बनने के बाद अनहिस्टोरिकल चीजों को हिस्टोरिकल बताना शुरू कर दिया। साइंस पढ़ने के बाद अनसाइंटिफिक चीजों को साइंटिफिक बताना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं पोस्ट इंसिडेंट जस्टिफिकेशन। वो कई लोगों ने कहा कि भाई तांबे का सिक्का क्यों फेंकते नदी में, तो उन्होंने कहा इससे पानी साफ होता है। तो निश्चित रूप से ये ग्लास के लिए हो सकता है, लेकिन कितने लाखों करोड़ों गैलन पानी होगा उसका एक सिक्का, उसको साफ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, साइंटिस्ट ज़्यादा जानते हैं। हम भी सोच सकते हैं निश्चित रूप से इसकी सीमाएं हैं। तो ये कोई घटना होने के बाद जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं ऐसे लोग, तो उन लोगों से सावधान रहने के लिए जरूरी है कि शिक्षा की ऐसी शिक्षा हो जो शिक्षा आपके व्यक्तित्व का विकास करे। आपके वो जो पेशे हैं उन पेशों को छुड़ाने के लिए साहित्यकारों को अपील करना होगा। वो जो साहित्य है, कई लोगों ने बहुत बड़ा चर्चा की, मुझे ये उठाना पड़ता है, झूठन उठाना पड़ता है, गंद उठानी पड़ती है, ये चर्चा हो, लेकिन इसको हम छोड़ करके किस जगह जाएंगे? कम मेहनत करने वाले और ज्यादा पैसा देने वाले बहुत सी मजदूरी ऐसी है जो सेल्फ रेस्पेक्ट आने के बाद आप उसको कर सकते हैं, लेकिन हर 5 दिन में एक स्वच्छता समाज का आदमी गटर के अंदर मर जाता है, वो मजबूरी के लिए या नशा के लिए, उसके डिप्रेशन बहुत से हो सकते हैं। लेकिन अगर उसको बचाना है तो सेल्फ रेस्पेक्ट को जगाना होगा। वो कौन जगाएगा? साहित्यकार। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना अनुभव देना, इतने सारे रिटायर्ड लोग घूम रहे हैं, वो जाकर के महिलाओं को बताएं कि अपने बेटों को इस काम करने को बिल्कुल भी, भाइयों को इस काम करने के लिए नहीं। वो ट्रेडिशंस के लिए तो बहनें रोने लगती है कि नहीं साहब मेरा भाई नहीं आया ट्रेडिशन के लिए, रक्षाबंधन आने वाला है, इस बात के लिए क्यों नहीं रो रही है बहनें? तो मेरा भाई गटर में कूद करके क्यों साफ करता है? एक दिन उसके लिए भी रो ना, बुरा कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, एक दिन उसके लिए भी रो कि भाई तुम ये मेरे भाई है, तुम इसको काम तो नहीं करो। एक दिन कोई ना कोई सास तो ऐसी आए जो स्ट्रिक्टली मना करे, जो बहू जो है नहीं लेके आएगी दहेज। मेरे गांव के अंदर हम लोग 200-250 लोग हैं, गांव के अंदर एक दिन जाते हैं, पूरे गांव वालों ने इकट्ठा होकर के शपथ ग्रहण समारोह किया कि हम अपने गांव में किसी भी ऐसे आदमी को
वापस बारात लेके नहीं आते कि जो दहेज लेके आएगा उसको वही सीमा पर ही उसको गांव से उसका बहिष्कार करते कि दहेज लेके नहीं घुसेगा, और जो दहेज देगा हमारे गांव में, ये जेस्चर है, 100% नहीं हो सकता ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन एक संदेश तो है। तो साहित्यकार ये संदेश दे सकते हैं कि हमको अगर समाज को बदलना है तो हम ऐसे टॉपिक्स लें और इतना हमारा कवरेज हो, उसको सिर्फ एक नाम दिया खत्म कर दिया। मैं तो उस साहित्यकार की रचना ही नहीं पढ़ता विद ड्यू रिगार्ड्स जिसने अपना जाति सूचक नाम लिख दिया। कोई गलत बात तो नहीं है इसमें। मैं उसका वीडियो नहीं देखता जो आंदोलन चला रहे हैं, बड़े बड़े संता पूरे समाज के आंदोलन चला रहे हैं, उनका नाम आता है लिखा हुआ जाति सूचक नाम के साथ। उन्हें पता ही नहीं कि अम्बेडकरवाद क्या है, उन्हें पता ही नहीं समता पूरे समाज क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है, उन्होंने पढ़ाई नहीं। वो किताबें या वो रिसर्च जिसके लिए तो बोले सोशलिस्ट क्या क्या करें, लेकिन वहाँ जानकारी नहीं, उनको जानकारी है बस उतनी कि हमको अपनी जाति के साथ उत्पीड़न बंद हो जाए। और सबसे ज्यादा जो जाति सूचक नाम लगाते हैं वो अनटचेबल लगा रहे हैं। एक दावत दे रहे हो हमें पीटो हमें मारो, पर जो आप बताओ जाति के ऊपर कोई गर्व नहीं कर सकता, जाति के ऊपर गर्व वो करे जो गेनर है, लेकिन जो लूजर है वो क्यों कर रहा है, जो लूजर है वो क्यों कर रहा है। फिर आप इकट्ठा होने की क्या बात करते हैं, अगर पीड़ितों को इकट्ठा करना है तो पीड़ितों को जाति उपजाति से बाहर निकलना पड़ेगा ना। आप उसी की सेनाएं बनाएंगे, उसी के संगठन बनाएंगे, उसी के अपार्टमेंट बनाएंगे, ठीक है, उसी की ट्रीटमेंट कॉलोनी बनाएंगे, तो आपने सरेंडर कर दिया ना उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था पुरुषों का भी, अनटचेबल्स का भी और वीकर सेक्शंस का भी और महिलाओं का भी उत्पीड़न है, क्योंकि वो एक कल्चर के रूप में, एक ट्रेडिशन के रूप में जो घर कर गई है, आपके डीएनए में कर दिया गया है कि आपको जिससे भी मिलना है, जब भी आप ट्रेन में सफर करें, कहीं भी सफर करें, तो निश्चित रूप से एक ही चीज रहता है कि बगल वाले की बिरादरी मालूम कर लें किसी भी तरह से, और कुछ नहीं रहता। बात होगी, मैं फर्स्ट क्लास के अपार्टमेंट में बुक करा दिया था, बहुत दिनों पहले की बात है। एक आदमी पूछने लगा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कौन लोग हैं आप लोग, मैं कौन लोग से काम किया, मतलब किस समूह से आते हैं, किस से आते हैं, हमने कहा तो इंडियन है, तो बोले मैं नहीं इंडियन है, उसका नाम नहीं पूछा, पहला सवाल ही था उसका बिरादरी से। उनको काफी मैंने फिर सुनाई, मैं देखो बायोलॉजी के हिसाब से तो हम होमो सेपियंस हैं, बायोलॉजी के हिसाब से पूरी दुनिया में कहीं भी शादी हो सकती है, कहीं भी बच्चे हो सकते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, ठीक है। और जो लीगल लैंग्वेज है उसके हिसाब से हम इंडियन है नंबर 1 पर, ठीक है, और इस देश में मेजॉरिटी में भी है, और वैसे आप कहिए शेड्यूल कास्ट है, और रिलीजन पूछे तो हम बुद्धिस्ट है, कोई नहीं बिरादरी भी तो कोई होगी, है ना, बिरादरी पूछने तो उसामा बिन लादेन से पूछ के आओ, बिल क्लिंटन से पूछ के आओ, डोनाल्ड रीगन से पूछ के आओ, वो तो बहुत बड़े आदमी है ना, उनसे लाभ भी मिलेगा, पर नहीं वहाँ नहीं होती, मैं वहाँ होती तो यहाँ भी खत्म करो ना। लेकिन आप तर्क से नहीं जीत सकते, किसी भी जातिवादी आदमी से अगर आपने तर्क किया तो आप जीत नहीं सकते। वो जातिवादी चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो अनटचेबल हो, क्योंकि उसने माइंडसेट ये संभाल लिया कि हम तर्क नहीं करेंगे, जो जहाँ पैदा हुआ वहीं मरेगा, मरने के बाद ही रहेगा। रूसो ने तो कहा कि आदमी बेड़ियों में पैदा होता है और मरते दम तक बेड़ियों में रहता है, लेकिन इस देश के अंदर पैदा कौन होगा ये निश्चित रहता है जन्म से पहले, और मरने वाले की अर्थी किसकी थी, यहाँ तक के 77 तक तो पीसीएस में सवाल पूछा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति का निर्धारण कीजिए, इसका क्या मतलब है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश का एकीकरण कर दिया, सही मायने में इस देश का कोई राष्ट्रपिता है तो चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है जिन्होंने पूरा किया उसको। लेकिन उनका योगदान छोड़ो, इस बात पे लड़ाई होती है, बुद्ध ने सबसे ज्यादा जाति का विरोध किया, राइस डेविस ने कहा अगर बुद्ध की बात को मान लिया होता तो जाति खत्म हो जाती और इस देश में महिला उत्पीड़न खत्म हो जाता। लेकिन हुआ क्या, शाक्यों ने बुद्ध विहार खोला बेरंजा में, अलीगंज एक कासगंज में है, उन्होंने उद्घाटन के लिए बुलाया हमें और उस पर लिख दिया शाक्य बुद्ध विहार। मैं तुमने सत्यानाश कर दिया बुद्ध का भी अपने साथ साथ, नहीं से हटाओ पहले तो उद्घाटन करूंगा। तब उन्होंने बोर्ड को बोला, तब उसका उद्घाटन किया मैंने। बुद्ध ने तो इसको किया था
लेकिन वो बुद्ध को इसलिए नहीं मानते कि बुद्ध ने समतामूलक समाज की बात की, वो बुद्ध को इसलिए मानते हैं कि हमारी जाति का, जबकि एक ऐसा षड्यंत्र है, एक जाति या एक उपजाति, एक प्रोफेशन और एक आइकन। हमारे जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, चाहते तो हैं वो हर आदमी पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी बनना सारी चाहिए, लेकिन उन्हें आइकॉन क्या चाहिए? आइकॉन अपनी बिरादरी का चाहिए। लोग हमको बस आगे कहते हैं तुम डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो, तो रविदास जी को मानो, भाई माना तो सबको मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर एक सॉल्यूशन है, ज्योतिबा फुले सॉल्यूशन है, वो भले चमार हो या महार, कोई किसी बिरादरी का हो, बुद्ध एक सॉल्यूशन है, सावित्रीबाई एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन आपकी सगे दादी दादा परदादा नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने वो क्रांति नहीं की। तो निश्चित रूप से मैं साहित्यकार सम्मेलन के माध्यम से एक मैसेज और एक प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि आप एजेंट्स ऑफ चेंज का काम कर रहे हैं, अपना ध्यान रखिए। जो चीज़ें, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी, उसको आप लोग कुछ ही वर्षों में पूरा कर सकते हैं। वो पिछड़ापन जो सम्यक शिक्षा न होने की वजह से है। आप तो परमानेंट टीचर है ना, आपको हमेशा लोग पढ़ते हैं, चाहे कम पढ़ते हो चाहे ज़्यादा पढ़ते हैं, आज तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप परमानेंट टीचर हैं। वो जो टीचर जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता है, वो तो एक समय तक पढ़ाता है, तो आप परमानेंट टीचर का काम करिए। बाबा साहब ने टीचरों का साथ ही आप ये मत सोचिए कि हमको सिर्फ चर्चा करनी है, आप समाधान के साथ करिए, उसी के साथ चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित है कि डॉक्टर वीपी अशोक सर के